ईरान और अमेरिका, इनके बीच जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है। बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इस टकराव का असल मतलब क्या है और हाँ, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है। अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री पावर को, मतलब उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब कुछ 100% तबाह कर दिया है, पूरी तरह से खत्म। मगर कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। एक तरफ तो 100% जीत का दावा और दूसरी तरफ वही अमेरिका 7 देशों से मदद मांग रहा है, कह रहा है कि अपने जंगी जहाज भेजो। है ना अजीब बात? और यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक सुपर पावर की उलझन, फिर ये कि उसके साथियों ने ही मदद से मना क्यों कर दिया। इसके बाद बात होगी उस रास्ते की जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस अटकी है, और आखिर में हम देखेंगे कि एक ऐसी जंग क्यों है जिसे शायद कोई जीत ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक सुपर पावर का पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ जीत के बड़े बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है। अमेरिका के अंदर ही फूट पड़ गई है। वहां के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के हेड जोसेफ केंट इस जंग के विरोध में इस्तीफा दे देते हैं। और उधर ईरान, वो तो और अड़ गया है। उनके नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी साफ कहते हैं कि कोई सीजफायर नहीं होगा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इस सब के बीच इजराइल दावा करता है कि उसने ईरान के एक बहुत पावरफुल लीडर अली लारिजानी को निशाना बनाया है, पर ईरान इस पर चुप है, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, और ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर अमेरिका के जो सबसे करीबी दोस्त हैं, उसके सहयोगी देश, वही उसकी मदद करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? और हुआ ये कि लगभग सबने ही मना कर दिया। सबके अपने अपने बहाने थे या कहिए वजहें थीं। ऑस्ट्रेलिया ने तो सीधा सीधा कह दिया, हम जहाज नहीं भेज रहे। फ्रांस ने कहा, ठीक है भेजेंगे जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा। और कनाडा में तो पार्लियामेंट ने ही इस जंग में शामिल होने के खिलाफ वोट कर दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की कड़वाहट है, डिप्लोमैटिक टेंशन है। अमेरिका ने पहले इन देशों की बेइज्जती की, उन पर भारी ट्रेड टैरिफ्स लगाए, तो अब वो क्यों एक ऐसी लड़ाई में कूदें जिसे उन्होंने शुरू भी नहीं किया? और एक बात और, अब दुनिया बदल रही है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं। मतलब एक नया ग्रुप बन रहा है। और अमेरिका की इस जिद का असली असर उसके दोस्तों पर पड़ रहा है। साउथ कोरिया का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे ही अमेरिका ने अपना थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा, नॉर्थ कोरिया को मौका मिल गया। उसने तुरंत 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अब इससे साफ है कि इन देशों को अमेरिका की मदद करने से पहले अपने घर की, अपनी सुरक्षा की फिक्र क्यों करनी पड़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इस लड़ाई के इकोनॉमिक एंगल की। एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता, एक ऐसा चोक पॉइंट जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बस ये एक नंबर याद रखिए, 20%। पूरी दुनिया की जो टोटल एनर्जी सप्लाई है, उसका 20% हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से होकर गुजरता है। मतलब ये कितना जरूरी है, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस लड़ाई का असर देखिए। पहले जहां से हर रोज करीब 150 जहाज गुजरते थे, अब वहां से दिन में सिर्फ 4 जहाज निकल पा रहे हैं। सोचिए, 150 से सीधा 4 पर। ईरान ने एक तरह से दुनिया के व्यापार की एक मेन नस ही बंद कर दी है। और ये सिर्फ एक मिलिट्री चाल नहीं है, ये असल में अमेरिकी डॉलर पर सीधा हमला है। ईरान ने एक नया नियम बना दिया है। अगर तेल का व्यापार चीनी युआन में करोगे तो जहाज सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन अगर डॉलर का इस्तेमाल किया तो जहाज पर हमला होगा। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक वॉर है। और इसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। टारगेट है $200 प्रति बैरल तक ले जाने का। शिपिंग और इंश्योरेंस के खर्चे बढ़ गए हैं। भारत जैसे देशों में गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं। यहां तक कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट 20% तक गिर गया है। मतलब इस आग की लपटों से कोई नहीं बच पा रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सबसे आखिरी हिस्से में। क्या आज के जमाने में जंग का मतलब ही बदल गया है? क्या अब वो पारंपरिक जीत जिसमें एक देश दूसरे को पूरी तरह हरा देता था, वो मुमकिन ही नहीं रही? इसको समझने के लिए एक पुराना कॉन्सेप्ट है, पिर्रिक विक्ट्री। मतलब एक ऐसी जीत जो इतनी महंगी पड़े, इतनी तबाही लाए कि वो हार से भी बदतर लगे। और ईरान की स्ट्रैटेजी यही है।
वो अमेरिका के लिए जीत को इतना महंगा बना देना चाहता है कि जीतने के बाद भी उसे हार का एहसास हो। ईरान की एक और खास रणनीति है जिसे मोज़ेक डिफेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सेना का कोई एक सेंटर नहीं है जिसे तबाह करके जंग जीती जा सके। अगर टॉप लीडरशिप को खत्म भी कर दिया तो छोटी छोटी लोकल यूनिट्स अपने दम पर लड़ती रहेंगी। ये स्ट्रैटेजी बनाई ही गई है एक लंबी, खींचने वाली और थका देने वाली जंग के लिए, न कि एक झटके में खत्म होने वाली लड़ाई के लिए। तो ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है? यही कि जंग के नियम बदल चुके हैं। अब सिर्फ बड़ी मिलिट्री होने से जीत नहीं मिलती। किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देने का मतलब ये नहीं कि आपने जंग जीत ली। अब सस्ते ड्रोन और छोटे छोटे ग्रुप्स बड़ी बड़ी महंगी सेनाओं को टक्कर दे सकते हैं। शायद अब जंग में ताकत से ज्यादा टिके रहने की क्षमता, एंडोरेंस, ज्यादा मायने रखती है। तो फिर सवाल वही है, ऐसी जंग जीतता कौन है? जब एक सुपर पावर जो चाहे वो कर नहीं पा रही और एक छोटा, कमजोर समझा जाने वाला देश हार नहीं मान रहा, तो फिर विनर कौन है? और शायद जवाब यह है कि कोई नहीं जीतता। आखिर में हर कोई सिर्फ कीमत चुकाता है। दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है, देशों के रिश्ते बदल जाते हैं। नतीजा किसी एक की जीत नहीं, बल्कि एक ऐसा नुकसान होता है जिसे पूरी दुनिया को मिलकर उठाना पड़ता है।